तीन तरह के सोलर सिस्टम होते हैं. वन इज ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, अदर इज ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड सोलर सिस्टम. एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया एंड उस रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि जो सूरज की रोशनी होती है इसमें एनर्जी के पैकेट्स होते हैं. लेटर एंड पैकेट्स को फोटॉन का नाम दिया गया. टियर 1 के सभी पैनल रिलायबल पैनल है. अब तक जो मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में सबसे बड़ा हाइब्रिड इन्वर्टर है वो 50 किलोवाट तक का हाइब्रिड इन्वर्टर. तीन तरह के इन्वर्टर होते हैं जी. तो अगर आपने नेट मीटिंग नहीं की हुई तो आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है. जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है वो लगा लेते हैं अपने इन्वर्टर के साथ. वापदा आपसे वो जो यूनिट आपने भेजा हुआ है ड्यूरिंग पीक आवर्स वो 27 रुपीज में वापस देता है और ऑलमोस्ट 50 रुपीज में वो आपको देता है. अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद. आज के हमारे पॉडकास्ट में मेरा नाम है मुबीरा फातिमा. आज जिस ज़राए के बारे में हम बात करेंगे वो ना सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि आपकी जेब के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं. आज का हमारा मौजू है सोलर सिस्टम्स, यानी सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने वाले सिस्टम्स. क्या ये वाकई कारआमद है? क्या सोलर लगवाना हर घर में मुमकिन है? सबसे अहम सवाल, क्या ये सस्ते हैं या महंगे? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर मोहम्मद साहिद, जिन्होंने बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एमएस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रखी है और इस शोबे में उनका 15 साल कीमती तजुर्बा है. चलिए मोहम्मद जाहिद से जानते हैं कि सोलर सिस्टम्स के बारे में वो कितना जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं. अच्छा जाहिद, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? अच्छा, it started from 1905 when the father of modern physics, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया एंड उस रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि जो सूरज की रोशनी होती है इसमें एनर्जी के पैकेट्स होते हैं. लेटर एंड पैकेट्स को फोटॉन का नाम दिया गया. ये फोटॉन जब किसी सेमीकंडक्टर पे पड़ते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली द करंट. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वहाँ पे करंट होगा और जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे वोल्टेज होगी. तो ये एक बेसिक्स थी सोलर एनर्जी की कि सोलर एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होती है. लेटर इन 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी दिया गया इस डिस्कवरी पे. अच्छा, फिर क्या हर जगह सूरज की रोशनी यकसा बनती है या फिर कुछ इलाकों में फर्क पड़ता है? हाँ, ये डिफरेंट होती है. जहाँ पे सूरज की रोशनी ज्यादा अच्छी होती है वहाँ पे सोलर की जनरेशन ज्यादा अच्छी होती है और जहाँ पे कम होती है या एवरेज होती है उसी हिसाब से सोलर के यूनिट्स बनते हैं. लाइक अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे 1 किलोवाट रोज के ऑन एवरेज 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है. इसी तरह अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सनलाइट कम है तो ये 2, 1, इवन 0.5 यूनिट्स भी कुछ एरियाज में बनेंगे. और जिन एरियाज में सनलाइट ज्यादा अच्छी है 1 किलोवाट रोज के मोर देन 4 यूनिट्स भी जनरेट करेगा. ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एनुअल एवरेज की. अच्छा, फिर ये भी बताइए सोलर सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, इनकी किस्में कितनी है? बेसिकली तीन तरह के सोलर सिस्टम होते हैं. One is off-grid solar system, other is on-grid solar system, and the third one is hybrid solar system. ये जो ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम होता है बेसिकली ये सूरज की रोशनी से डायरेक्टली आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है. इसके लिए आपको ना तो किसी किस्म की बैटरी की जरूरत होती है ना आपको ग्रिड यानी वापडा की जरूरत होती है. दूसरा जो सोलर सिस्टम होता है उसको ग्रिड टाइड या ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं. जैसा कि नाम से जाहिर है जी. इस सोलर सिस्टम के चलने के लिए आपको ग्रिड यानी वापडा की जरूरत होती है. जब तक आपका ग्रिड वापडा के पूरे 3 फेजेस आपके इन्वर्टर को मिलते रहेंगे आपका सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा. जो ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी ये सोलर सिस्टम आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद कर देगा. तीसरा जो सबसे अच्छा सोलर सिस्टम है उसको एक्चुअली हम 3-in-1 सोलर सिस्टम कहते हैं. उसको कहते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम. ये बेसिकली एट द सेम टाइम ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी होता है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी होता है और ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम भी होता है. ये सोलर सिस्टम विदाउट वापडा भी चलता है, ये सोलर सिस्टम विदाउट बैटरी भी चलता है. इसके लिए ऑब्वियसली जब इसको ग्रिड मिलेगा तो ये ऑन ग्रिड बन जाएगा. इससे रिवर्स मीटरिंग यानी नेट मीटरिंग भी हो रही होगी और जहाँ पे आपकी वापडा नहीं है वहाँ पे ये एज ए ऑफ ग्रिड भी काम कर रहा होगा. ये अब तक का सबसे इफेक्टिव सिस्टम है, स्पेशली वहाँ के लिए जहाँ पे कंपैरेटिवली आपके छोटे सिस्टम्स हैं. उसके साथ आप लिथियम आयन बैटरी यूज करें और फ्यूचर में ऑब्वियसली अच्छे ESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आ रहे हैं. तो ये अब तक जो मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में सबसे बड़ा जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो 50 किलोवाट तक का हाइब्रिड इन्वर्टर है. और अगर हम इनकी प्लेटों की बात करें तो कौन सी प्लेट ज्यादा अच्छी होती है?
अच्छा, प्लेटों के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन है कि सही। ऑब्वियसली जिन प्लेट्स के बारे में लोग जानते हैं वो समझते हैं कि वही बेहतर है। लाइक मैं अगर कुछ फेमस प्लेट्स के नाम लूँ तो उनमें लूँ जी जिनको, कैनेडियन, जे, एस्ट्रो एनर्जी, राइजन, ट्रीना। अच्छा, ये सभी के सभी जितने भी सोलर पैनल्स हैं ये टियर 1 के सोलर पैनल्स हैं। टियर 1 एक्चुअली एक अदारा है जो रैंकिंग करता है इन प्लेट्स की, जो ठीक। अप्रूव करता है, ये सभी उसके अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। ठीक हो सो मेरे नज़दीक ये सभी पैनल्स ही अच्छे हैं। बस जिस पैनल की जिस स्पेसिफिक कंट्री या सिटी के अंदर अच्छी मार्केटिंग हो जाती है, वो ज़बानी ज़देआम हो जाता है, लोग उसको जानना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज टियर 1 के सभी पैनल रिलायबल पैनल हैं। पहले 585 के पैनल होते थे, अब 600 प्लस में पैनल आ रहे हैं और बाइफेशियल में आ रहे हैं। सो टियर 1 का कोई भी पैनल हो, एज पर माई एक्सपीरियंस सभी बड़ी अच्छी जनरेशन करते हैं। आल्दो के कुछ एक्सेप्शनली अच्छे पैनल भी आए हुए हैं, जैसे अगर आपने शेड्स में काम करना है तो उसके लिए एंटी शेडिंग पैनल लोंजी हाइमो 10 इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा जिनको टाइगर न्यू, वो अच्छा पैनल है। सो कंपनीज सारी अच्छी हैं, फिर हर कंपनी में डिफरेंट पैनल्स हैं। ठीक। टियर और 1 का कोई भी पैनल हो तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और अगर इन्वर्टर की बात करें तो कौन सा इन्वर्टर ज्यादा अच्छा होता है? अच्छा, इन्वर्टर में भी अगर हम बात करें तो इन्वर्टर भी बेसिकली 3 तरह के इन्वर्टर होते हैं जी। एक इन्वर्टर होता है IP21, फिर इन्वर्टर होते हैं IP54 और फिर इन्वर्टर होते हैं IP66। ये मैं हाइब्रिड ऑन-ग्रिड सभी इन्वर्टर्स की बात कर रहा ठीक हूँ। हो। ये जो IP21 इन्वर्टर होता है ये कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का इन्वर्टर होता है, मैं क्वालिटी की बात करूँ तो। इसीलिए इसकी जो वारंटी है IP21 की, वो 2 इयर्स की पार्ट्स की वारंटी होती है। अगर हम IP54 इन्वर्टर की बात कर लें तो वो उससे कुछ बेहतर होता है, ठीक। उसकी वारंटी भी 3 इयर्स की पार्ट्स की होती है। ये जो IP21 इन्वर्टर होता है ये ना हीट प्रूफ होता है, ना वाटर प्रूफ होता है, ना डस्ट प्रूफ होता है। अब एक ऐसा इन्वर्टर भी होता है जो हीट प्रूफ भी होता है, वाटर प्रूफ भी होता है, डस्ट प्रूफ भी सही। होता है, उसमें हम IP66 इन्वर्टर कहते हैं। इसकी 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी की। और जब अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ऑब्वियसली 3 तरह के इन्वर्टर होते हैं। एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसको चलने के लिए किसी वापडा की जरूरत नहीं होती। दूसरा आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है जिसको चलने के लिए ग्रिड यानी वापडा की जरूरत होती है। और तीसरा आपका हाइब्रिड इन्वर्टर होता है जिसके साथ आप बैटरी भी लगा लेते हैं, आपको बैकअप भी मिलता है। तो अगर आप क्वालिटी की बात करें तो फिर वो आईपीज में आप बात कर लेते हैं, और अगर टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरह के इन्वर्टर होते हैं। और इनका हाइट का भी देखा जाता है कि ज्यादा हाइट वाला स्ट्रक्चर कहाँ पर लगाया जाता है और छोटा हाइट वाला स्ट्रक्चर कहाँ पर लगाया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 तरह के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक को हम कहते हैं कस्टमाइज्ड या एलिवेटेड स्ट्रक्चर और दूसरे को हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अब ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कहाँ पे लगाया जाता है और एलिवेटेड स्ट्रक्चर कहाँ पे लगाया जाता है? जहाँ पे आपका फ्लैट रूफ टॉप है, कोई साया नहीं है, कोई उसके ऊपर दीवारें नहीं है, देन आपको शायद एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में भी 3-4 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे L1, L2, L3, L4। L1 पे 1 प्लेट लगती है, L2 पे 2 प्लेट्स लगती हैं, L3 पे 3 प्लेट्स लगती हैं और L4 पे 4 और L5 पे 5 प्लेट्स लगती हैं। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और एलिवेटेड की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली आप गर्डर्स यूज करते हैं सर्टेन हाइट तक उसको उठाने के लिए। उसकी क्या एप्लीकेशन होती है कि बाज़ औक़ात आपके छत के ऊपर दीवारें होती हैं, यहाँ कुछ साया आ रहा होता है तो आपने अपने पैनल्स को अपलिफ्ट करना होता है कि उसके ऊपर आपका साया ना आए। दैट्स व्हाई कि आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर यूज करते हैं। फिर डिपेंड कि कितना आपने उसको रेज देना है, एक ये वजह होती है। दूसरी ये वजह होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल ये चाहते हैं कि वो अपने छत को सोलर लगने के बावजूद भी यूज कर सकें, तो इसके लिए फिर वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर यूज करते हैं ताकि प्लेट्स उठ जाएं और नीचे जो जगह है उसको वो यूज कर सकें। अच्छा जाहिद, ये भी बताइएगा कि हम अपने सोलर सिस्टम्स को अपने मोबाइल्स पे देख सकते हैं? जैसे हमें कैमरे की एक्सेस मिलती है फोन पे, हम उसमें अपने डिजिटल जो होता है हमारा कैमरा, वो हम उस पर भी देख रहे होते हैं, तो सोलर्स की भी ऐसी होती है टाइप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। और बेसिकली सभी इन्वर्टर्स के अंदर एक डोंगल होती है ना, उस डोंगल से आप एक्सेस कर सकते हैं उस इन्वर्टर को। हर इन्वर्टर की अपनी एक एप्लीकेशन बनती है, उसका एक लॉगिन पासवर्ड बनता है और उस लॉगिन पासवर्ड को यूज करते हुए आप उसकी जो परफॉर्मेंस है अपने सोलर सिस्टम की उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं विद इन दी कंट्री, आउटसाइड दी कंट्री, और जहाँ पे मर्जी, जहाँ पे भी आपके पास इंटरनेट है वहां से बेसिकली आपको पता चल जाता है कि आपके सोलर सिस्टम ने किस दिन कितने यूनिट बनाए, किस मंथ में कितने यूनिट बनाए। यूनिट्स का भी आपको पता चलता रहता है कि आपके यूनिट्स बिल्कुल, इवन ये भी पता चलता रहता है कितने यूनिट बने, और ये भी पता चलता है कि कितने आपने यूज किए और कितने आपने एक्सपोर्ट किए और किस महीने में कितने बनाए, किस साल में कितने बनाए। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस पर आ रही होती है। और जैसे हम व्हाट्सएप की स्क्रॉलिंग करते हैं तो जिनके पास एप्लीकेशन होती है
वो लोग ऑब्वियसली इसको देखते रहते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये अब ऑलमोस्ट सभी इन्वर्टर्स के अंदर ये ऑप्शन होती है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज भी सुनी है नेट मीटरिंग के बारे में, तो वो नेट मीटरिंग क्या होती है? ये सबसे मेन चीज है कि नेट मीटरिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई भी सोलर सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा जब तक उसके साथ नेट मीटरिंग नहीं होगी। आल दो के फायदा हो जाएगा अगर डायरेक्टली सनलाइट सोलर यूज कर लेंगे, बट नेट मीटरिंग का हमेशा आपको फायदा होता है। क्यों? ऐसा कभी नहीं होगा, हाँ कोई नुकसान नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि आपने जितनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है वो सारी की सारी कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो। बात आप कम यूज कर रहे होंगे, बात बीच में हॉलीडे आ जाएगा, बात आपके घर में कोई नहीं है, तो अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं की हुई तो आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में नेट मीटरिंग होती क्या है। होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक 10 किलोवाट का सिस्टम है, वो 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो ऑन एवरेज रोज के आपके 40 यूनिट बनाता है। तो बात ये होता है कि जो 15 या 20 डिपेंड यूजर पे डिपेंड करता है, उतने यूनिट आप दिन को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। बाकी जो यूनिट्स हैं वो रिवर्स मीटरिंग यानी नेट मीटरिंग के थ्रू वापस चले जाते हैं। उन यूनिट्स को रात 11 के बाद आप यूज कर लेते हैं, यानी यूनिट के बदले यूनिट। अगर आपने 20 यूनिट दिए थे तो रात 11 के बाद वो वाले यूनिट्स आप यूज कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपके यूनिट अगर बच जाते हैं तो फिर वो एडजस्ट होते हैं आपके पीक टाइम में। पीक टाइम आपका होता है शाम 6 से लेकर रात 11 बजे तक का। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यूनिट के बदले यूनिट माइनस नहीं होता, बल्कि होता यह है कि वापडा आपसे वो जो यूनिट आपने भेजा हुआ है ड्यूरिंग पीक आवर्स वो 27 रुपीज में वापस लेता है और ऑलमोस्ट 50 रुपीज में वो आपको देता है। यानी सिंपली अगर आप कहें तो तकरीबन 2 यूनिट सोलर के 1 यूनिट वापडा का, ये सारी कैलकुलेशन होती है नेट मीटरिंग में। सो आप इमेजिन करेंगे अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई तो आप उतने ही यूनिट यूज बनेंगे आपके जितना आप यूज कर रहे होंगे। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, अगर 40 रोज के जनरेट होते हैं और 20 आपने यूज कर लिए तो बाकी 20 आपके जाया हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप नेट मीटरिंग करवाएं, जो 20 यूनिट आपके रह गए हैं वो आप रात को दोबारा यूज करें। इसी से नेट मीटरिंग से मेरे ना माइंड में क्लिक हुआ सवाल, क्या नेट मीटरिंग के बगैर भी सोलर सिस्टम चल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल चल सकता है जी, बिल्कुल चल सकता है। जो हाइब्रिड सिस्टम है वो तो बिल्कुल चल सकता है। उसमें आप क्या करते हैं कि उसके एक्सपोर्ट को ऑफ कर देते हैं ताकि उतनी बिजली बने जितनी आप यूज कर रहे हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ नहीं की हुई तो फिर क्या होता है कि वो यूनिट वापस जाते हैं मीटर में। अगर मीटर आपका ग्रीन मीटर नहीं है, नेट मीटरिंग वाला मीटर नहीं है, तो और यूनी डायरेक्शनल मीटर होगा, डेफिनेटली आपका बाई डायरेक्शनल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो जो यूनिट वापस जा रहे होंगे मीटर उनको भी काउंट करेगा, तो आपका बिल कम आने की बजाय ज्यादा आ जाएगा। ये है हाइब्रिड में। आप हाइब्रिड में ऑप्शन होती है कि आप उसकी एक्सपोर्ट को बंद कर देते हैं। ऑन ग्रिड में ऑप्शन नहीं होती एक्सपोर्ट को बंद करने की। तो ऑन ग्रिड जो सिस्टम है वो आप विदाउट नेट मीटरिंग यूज नहीं कर सकते, या आप क्या करते हैं कि उसको विदाउट नेट मीटरिंग यूज करने के लिए एक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है वो लगा लेते हैं अपने इन्वर्टर के साथ। उसकी भी कुछ बेसिक्स हैं कि वो कैसे यूज करनी है। आपको तीनों फेजेस को बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज सोलर आपको उतनी जनरेशन देगा जितनी किसी भी फेज पे सबसे कम लोड होगा। ठीक हो गया। और सोलर सिस्टम्स में अर्थ बोर्ड कितने होने चाहिए और उसका क्या फायदा है? अर्थ बोर अब बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर के अंदर। अर्थ बोर का किसी सोलर सिस्टम के चलने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये एक सेफ्टी है, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है आपके अर्थ बोर। ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनी सर्ज। आपके वापडा के हाई वोल्टेज आ जाए, या फिर आपके डीसी वोल्टेज समो ज्यादा हो जाए, या फिर आपकी लाइट जो आसमानी बिजली है वो स्ट्राइक कर जाए, तो उन सभी चीजों को ग्राउंड करने के लिए अर्थ बोर आपके यूज होते हैं। कितने अर्थ बोर होने चाहिए अगेन डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सोलर सिस्टम है। अगर हम सिंपल से बेसिक से सोलर सिस्टम की बात करें तो आइडियली उसमें 3 अर्थ बोर होने चाहिए, 1 फॉर डीसी प्लेट्स, 1 फॉर लाइटिंग रेस्टर एंड द रिमेनिंग 1 फॉर द इन्वर्टर एंड योर एसी सिस्टम। अब ये अर्थ बोर भी एक साइंस है। किसी भी अर्थ बोर की रेजिस्टेंस जब तक 5 ओम से कम नहीं होंगी वो अर्थ बोर किसी काम का नहीं। आइडियली इट शुड बी 1 ओम, लेकिन लेस देन 1 ओम या 1 ओम, बट प्रैक्टिकली अगर 5 ओम से कम रेजिस्टेंस है तो वो एक इफेक्टिव अर्थ बोर है। अगर उसकी रेजिस्टेंस ही ज्यादा है तो वो कुछ भी नहीं हो, किसी काम का नहीं। और ये जो छतों के ऊपर लाइटिंग अरेस्टर होता है ये क्यों लगाते हैं और इसका क्या फायदा है? हाँ, ये जो मैंने आपको कहा था कि जो थर्ड अर्थ बोर होता है वो बेसिकली वो कनेक्ट हो जाता है ये लाइटिंग अरेस्टर से। ये जो आसमानी बिजली होती है ये जब स्ट्राइक करती है तो लाइटिंग अरेस्टर पे स्ट्राइक करती है और वहां से वो ग्राउंड में चली जाती है। अगर वो लाइटिंग अरेस्टर ना लगाओ तो यही आसमानी बिजली आपकी बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकती है, आपके सोलर पैनल्स को भी डैमेज कर सकती है। अब लाइटिंग अरेस्टर की भी एक साइंस है।
लाइटिंग रेस्टर को कभी भी आपने अपने हम्म। सोलर स्ट्रक्चर के साथ नहीं लगाना, नंबर 1। जी। नंबर 2, इसकी हाइट बिल्डिंग के ऊपर मौजूद किसी भी चीज से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जब भी आसमानी बिजली गिरे सबसे पहले ये उसको कैच करे। आइडियली इसको कंक्रीट के ऊपर लगाना चाहिए, लोहे के स्ट्रक्चर के ऊपर इसको नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों इतना शोर हुआ था सोलर पैनल्स पर टैक्स भी लग रहा है, हाँ, ये बात इस पे ठीक क्या है। कहेंगे? ये बात ठीक है, इस तरह बजट में उन्होंने अनाउंस हाँ। किया है कि टैक्स लग रहा है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि टैक्स तो लगता होता है जब भी कोई बजट अनाउंस हाँ। होता है, तो ये जुलाई से ऑनवर्ड टैक्स इम्पोज होते हैं, बट सोलर की प्राइसेस लोगों ने बढ़ा दी। इनिशियली ये 17% का प्रपोजल था, जी। बट अब सुनने में है कि ये 10% होगा। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट अगर होगा तो ये 10% जीएसटी होगा, टैक्स होगा ये वाला उन सोलर पैनल्स पे जो इंपोर्ट किए जाएंगे। और मजे की बात ये है कि सभी पैनल्स इंपोर्ट ही हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं नहीं ख्याल बन कि रहे। कहीं पे बन रहे हैं, इनफैक्ट सही। नहीं बन रहे। अच्छा, और ये भी सुनने में आ रहा है नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी। अच्छा, 2 चांसेस थे, एक तो ये टैक्स के चांसेस थे हम्म। इस बजट के अंदर कि टैक्स अनाउंस होगा, जो कि हो चुका है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक पॉलिसी एक्चुअली बन गई हुई है, हाँ वो जी। कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दी हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको होल्ड किया हुआ है उस पॉलिसी को। वो पॉलिसी क्या है, पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि होता क्या है नेट मीटरिंग में। फॉर एग्जांपल पूरे महीने के आपके 1200 यूनिट बने, 1200 यूनिट, उनमें से 600 ऐसे थे जो आपने दिन दिन को यूज कर लिए, 300 ऐसे थे जो रात 11 के बाद आपने यूज कर लिए, पीछे बच के 300 बच गए। वो पीक में एडजस्ट होंगे रफली 2 या 2.5 सोलर के और एक वापडा का। पहले ये पॉलिसी थी। अब क्या होगा, आपके एक महीने के 1200 यूनिट बने, उसमें से फॉर एग्जांपल 600 आपने दिन दिन को यूज कर लिए, रिमेनिंग जो आपके 600 यूनिट थे वो आपका सारे के सारे आपसे ₹10 पर यूनिट, ठीक, 10 रुपए का एक यूनिट के हिसाब से खरीद लेगा और फिर आपको 50-55 के हिसाब से बेचेगा। इस तरह करने से जो आपका पे बैक अराउंड 1.5 ईयर है वो 3+ ईयर पे चला जाएगा। सो मेरी एडवाइस है, अगर किसी ने सोलर नहीं लगाया हुआ तो इस पॉलिसी के आने से पहले पहले आप सोलर लगा लें, क्योंकि ये जब भी पॉलिसी आएगी ये न्यू यूजर पे इम्प्लीमेंट होगी। जो पुराने यूजर्स हैं उनका लीगली कॉन्ट्रैक्ट है कि वो एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए उन पे वो पॉलिसी इफेक्ट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट सोलर सिस्टम्स के बारे में। उम्मीद है आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपके सवालात के जवाबात भी मिले होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग भी साफ, सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई के बारे में जान सकें। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम लगवाने के मराहिल, कीमत और हुकूमती स्कीम्स पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और कुदरती तवानाई को अपनाएं, क्योंकि यही है मुस्तकबिल की ज़रूरत। अल्लाह हाफिज़।